ठीक है ना। चैप्टर नंबर 6, क्या नाम है इसका? कार्य, उसके बाद ऊर्जा, अच्छा ऊर्जा और भक्ति। कोई भी चैप्टर शुरू होने से पहले माइंड में ये प्रिपेयर रहिए कि वो चैप्टर में टॉपिक कौन कौन सा है। एक तो हमको कार्य पढ़ना है, दूसरा हमको ऊर्जा पढ़ना है, तीसरा शक्ति। अब अगर हम कल को भूल जाएं तो तुमको याद दिलाओगे कि आप बोले थे टॉपिक, तो आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ कार्य है। अब चाहे ये 5 मिनट में ख़त्म हो, 10 मिनट में ख़त्म हो, जैसे भी, सिर्फ कार्य पढ़ेंगे आज। ठीक हो गया? सिर्फ कार्य को ही देखना है। अब कार्य कौन वाला कार्य? ये क्लास 9 वाला कार्य नहीं रहने वाला है। ये कार्य थोड़ा सा बढ़ेगा। जैसे करमवीर बोल रहा था अभी, कभी दाएं चला जाता है तो ठीटा बना के भाग रहा होता है, कभी बाएं चला जाता है ठीटा बनाकर भाग रहा होता है। आज जानेंगे कि ये दाएं जाएगा बाएं जाएगा क्या होगा। आज कार्य का सही सही परिभाषा ढूंढेंगे। वैसे कोई जानते हो कार्य का परिभाषा? सोचो पहले वहीं से। कार्यक्रम, आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ कार्य रहेगा। कार्य, कार्य करते सभी हैं। परिभाषा देखो, क्या बाबू? हम पहले ही बोल दिया ना कि इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो टॉपिक तो हम पढ़ा ही नहीं। अभी पढ़े हैं क्या? नहीं ना। हम तो बात उतना ही करेंगे ना बाबू। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा, पांचवा, तो छठा जो आया तो वो पिछले 5 चैप्टर से ही हमको कुछ मिल रहा हो। कार्य किसे कहेंगे? तो ऊर्जा। नहीं सर, अभी तो ऊर्जा पढ़े ही नहीं है। ऊर्जा किसे कहते हैं वही हमको नहीं मालूम है अभी। तो इसका मतलब पहले हमको ऊर्जा बताना पड़ जाएगा। हाँ बोलो। सही है। जब हम किसी वस्तु में बल लगाते हैं और उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। चलो जो बोल रही हैं वो लिखते हैं। किसी वस्तु, कोई नोट नहीं करना भी, सिर्फ और सिर्फ देखना, समझना और क्वेश्चन करना, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। किसी वस्तु पर बल लगाने से उस वस्तु में उत्पन्न विस्थापन, इतना सा बात बोले कि किसी वस्तु पर बल लगाया और बल लगाने पर वस्तु में क्या हो गया? विस्थापन। दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं? कार्य कहते हैं। यहां तक तो सही है बात, एकदम क्लास 9 टिपिकल परिभाषा। कार्य इज इक्वल टू बल, और बल की दिशा के साथ साथ जो विस्थापन हो रहा होता है। बल लगाया और बल की वजह से जो विस्थापन उसमें हुआ, दोनों का गुणनफल। तो इसके अकॉर्डिंग कार्य अगर W है तो बल क्या होगा? फोर्स F, और विस्थापन क्या हो जाएगा? S ds। S जो लिखते आए याद करो, एकदम शुरुआती दूसरे चैप्टर में था विस्थापन वगैरह, यही है ना। ये हुआ क्लास 9 का। और इस डॉट को क्या क्या बोला जाता है उस पर बातें होंगी। अब जो हम लोग परिभाषा लिखते हैं वो ऐसा लिखते हैं कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उस बल के कारण वस्तु विस्थापित होती है, बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य
कहते हैं। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों का परिभाषा है। अब ये परिभाषा आया तो इसको समझाना पड़ेगा कैसे कैसे हुआ। ये बताओ, बल कैसी राशि है, सदिश या अदिश? सदिश। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश या अदिश? दोनों सदिश राशि है। वेक्टर वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उस चैप्टर में हम लोग कुछ बात किए थे बाबू। क्या क्या बात किए थे? सदिश गुणनफल। हम याद दिला देते हैं ना बाबू तुरंत। वेक्टर ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा आया था कहीं पर ऐसा? वेक्टर ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं अदिश गुणनफल, और ये क्या हो जाएगा? सदिश गुणनफल। अब ये चीज़ तुम अभी यहाँ देख रहे हो, थोड़ा सा वेक्टर वाले टॉपिक में देखा था। उसके बाद जब तुम 12th में जाओगे, और 11th में भी थोड़ा बहुत है, 12th में जाओगे तो फिर वहाँ भी वेक्टर तुमको पढ़ना होगा, वहाँ भी तुमको ये चीज़ मिलेगा। कौन? वो मैथ। अब उस मैथ का यूटिलाइज कहाँ करना है? यहाँ। अब इसका कैसे कैसे जस्टिफाई हम करेंगे, इस बात का भी तय करेंगे कि क्या सच में ये जो कथन लिखा गया, ये तो हो गया बाबू 9th वगैरह में, ये जो कथन लिखा गया यहाँ से यहाँ तक के लिए, ये किस प्रकार से ट्रू है, इस पर ही बात करेंगे। इस परिभाषा के अकॉर्डिंग कार्य क्या होगा? कार्य बराबर बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। तो बल विस्थापन तो Fs हो गया, अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा? A के जगह पर क्या लिख देंगे? F, B के जगह पर क्या हो जाएगा? S, तो ये बन जाएगा Fs cos थीटा। तो कार्य इज इक्वल टू Fs cos थीटा, ये है कार्य। देखो साइंस जो है ना, हर चीज़ को कार्य नहीं मानता है। आप दीवार पे धक्का दे रहे हो, बेशक आप 1 घंटा से धक्का दे रहे हैं, विज्ञान इसको काम नहीं मान रहा है ना। आप किसी वस्तु पर ऐसे प्रेशर लगा रहे हो, या पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है लेकिन वस्तु इस तरफ बह रही है, ये कार्य हुआ कि नहीं हुआ विज्ञान तय करेगा इसके द्वारा, साइंस इसके द्वारा तय करता है, Fs cos थीटा के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि हम तो लगा दिया ना, हो रहा ना हो रहा, नहीं, कार्य के साथ विस्थापन भी होना ज़रूरी है। अब विस्थापन किस दिशा में होगा उसके लिए फिर लॉजिक है, कार्य का अपना अपना सिस्टम है जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। यहाँ तक बात समझ में आया? कार्य किसे कहते हैं? बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है, क्लास 9। बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। क्योंकि अगर क्लास 9 ध्यान हो तो वहाँ टीचर पढ़ाए होंगे कि अगर कार्य के साथ साथ विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य नहीं होता है, ऐसे बोल दिए होंगे। कार्य के साथ यहाँ हम लोग जानेंगे कि विस्थापन भी हुआ है, लेकिन अगर किसी खास एंगल पर वो विस्थापन हो रहा है, किसी खास प्रकार के कोण के साथ वो विस्थापन हो रहा है, कार्य क्यों होगा और कार्य क्यों नहीं होगा उस पर चर्चा होगी। तो ये कहीं से भी गलत नहीं है बाबू। अगर तुम दोनों केस को जोड़ो, चलो समझो ऐसे कि क्लास 9 के बाद आज पढ़ाई हो रही है कार्य की, तो क्लास 9 में टीचर तुमको क्या बता के सपोज अभी यहाँ पर से गए हैं, वो ये बता कर गए हैं कि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। अब सुन लो बाबू, अगर तुम बल ऐसे लगा रहे हो किसी वस्तु पर और वो वस्तु उस दिशा में विस्थापित नहीं हो रही है तो कार्य नहीं होगा, वो ये बोलकर चल दिए। अब तुम 2 साल गुजर गया, 2 साल के बाद तुम ये सोच रहे हो इस पर कि कार्य क्यों नहीं हुआ। इस बात का थोड़ा सा सर आप खंडन कीजिए, क्योंकि 9वां से हम किस में आ गए? 11 में। तो कुछ तो समझ में आना चाहिए ना बाबू। कार्य नहीं हुआ, विस्थापन, कार्य के बल लगा रहे हो, बल की दिशा में विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, समझाएं ये बात को। तो उस बात को समझाने के लिए ये परिभाषा बेस्ट है। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही बोला जाता है कार्य। अब अदिश, हम कार्य किया 4 जूल में होता है कार्य का, तो जूल आया, या 25 जूल का, तो यहाँ पे कोई वेक्टर आ रहा है आपके ऊपर लगा हुआ, कोई एरो निशान कुछ नहीं। तो अगर हम परिमाण चाहते हैं तो अदिश गुणनफल कैलकुलेट किया जाता है। तुम ऐसे समझ सकते हो फिलहाल। अब हमको परिमाण ही तो चाहिए। सर कितना कार्य हुआ, हम बोलेंगे 25 जूल। सर कितना बल लगा था, हम बोलेंगे 20 न्यूटन। ऐसे बात होता है ना। कितना वाट मीन्स शक्ति के लिए, तो शक्ति का बोलेंगे तुम्हारा है पावर मीन्स वाट, किलोवाट, इसके बारे में बात हो रही है। एसआई मात्रक है। अब एसआई मात्रक कैसे आया वो भी पहले बता देते हैं, नहीं तो लग रहा होगा कि अपने मन से जूल आप क्यों बना दिए। देखो मात्रक कैसे निकलेगा, मात्रक, और ये तरीका आप समझ जाइए, एक बार और हम बात कर चुके हैं इस पर, इसलिए समझो इसको। W का मतलब क्या होता है, कार्य, है ना बाबू, बराबर F का मतलब क्या होता है, बल, और S का मतलब क्या होता है बाबू,
विस्थापन। cos थीटा लिखना पड़ेगा? नहीं भाई, मात्रक ढूंढ रहे हैं, cos थीटा लेके क्या करेंगे, है ना। वैसे थीटा रेडियन में होता है, आपको मालूम होना चाहिए। कार्य, इसका मात्रक ढूंढना है। बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। चलिए ठीक है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन सिर्फ मीटर, क्योंकि विस्थापन भी क्या बता रहा होता है? दो बिंदुओं के बीच की लांबिक दूरी को। तो विस्थापन का मात्रक हो गया मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या निकल गया? न्यूटन मीटर। यही निकल रहा है बाबू कार्य का। और इस न्यूटन मीटर को, इसी न्यूटन मीटर को बोला जाता है जूल। बात समझ में आया? इसका मतलब ये कि निष्कर्ष में ये निकल रहा है कि जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। देखो प्रति नहीं है, ये डैश है, यानी न्यूटन मीटर साथ लिखाया हुआ है। निकल गया। और अब आज के बाद शायद ही आप में से कोई जानते होंगे कि 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। तो अगर आ जाए ये प्रश्न कि 1 जूल को परिभाषित करें, व्हाट इज 1 जूल। अब आ गए इस टॉपिक पे, तो इसको भी खत्म नहीं करो। 1 जूल किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु पर, न्यूटन है ना पहले, 1 न्यूटन का बल लगाते हो और वस्तु जो है वो 1 मीटर खिसक जाती हो, तो किया जाने वाला कार्य क्या कहलाएगा? 1 जूल। बड़ा मुश्किल है परिभाषा, नहीं? तो पहले बोला फिजिक्स बहुत भारी है। कितना भारी फिजिक्स, देखो 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट? न्यूटन गुने मीटर ना। न्यूटन क्या है? बल के लिए। जब हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, न्यूटन बात किए हम लोग पिछले चैप्टर में, जब हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के वजह से वस्तु कितना विस्थापित हो रही है? 1 मीटर ही विस्थापित हो जाए। विस्थापन क्यों बोला जा रहा है? दिशा निश्चित होती है। आप बल लगाते हो तो विस्थापन भी आपको देखने के लिए मिलता है, या तो उस तरफ या कई दफ़ा इस तरफ हो जाता है उल्टा, घर्षण वाले केस में। करेंगे बात, अभी हम करेंगे, बट होना चाहिए बल के साथ साथ विस्थापन भी। तो बल लगाया 1 न्यूटन का, विस्थापन हुआ 1 मीटर का, तो 1 न्यूटन 1 मीटर, रिजल्ट क्या बनेगा? 1 जूल। उसका परिभाषा भी हम लिख देते हैं। जब हम शहबाज स्क्रीन पर आ रहा बाबू ये, जब हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं और यहां लिख रहे हैं बाबू, इस बल के कारण, आकाश अभी ये बंद करो सब चीज़, और इस बल के कारण जो भी तुमको डाउट या अगर कोई टॉपिक हम गलत बता दिए हैं, तुम कमेंट पर या कल हमको डायरेक्टली आकर के मेरे फेस पे बोलो। लेकिन अगर आज हम बता रहे हैं तो आज सिर्फ यहाँ देखो एक बार, जब हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं और इस बल के कारण वस्तु कितना विस्थापित होती है? 1 मीटर विस्थापित होती है, तो मेरे द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या कहलाएगा बाबू? 1 जूल होगा। किसके द्वारा ये कार्य किया गया? मेरे द्वारा। समझ गए ना बात को? जनरली क्या होता है, हम लोग ऑब्जेक्ट को ही ढूंढ रहे होते हैं, जबकि कार्य कोई और कर रहा होता है। सेब का पेड़ से गिरना, कार्य कौन किया? पृथ्वी नहीं, कार्य था गुरुत्व बल, वो लगा रहा था कार्य ना। बल लगाते हैं ना आप, अब बल लगाते हैं तो बल कौन सा काम कर रहा है? तो पृथ्वी को के द्वारा उसको खींचाना, सेब का गिरना, हम बोलते हैं पृथ्वी खींच ली, नहीं, गुरुत्व बल किस ओर लगा? नीचे की ओर। सेब किस ओर गिरा? नीचे ही तो गिरा। अब इस सब चीज़ों को हम लोग बारी बारी से केस स्टडी करेंगे। किसको? जो अभी हम शुरू में बोले थे, हमको याद है अच्छे से कि वो टीचर जो बोल करके गए कि अगर विस्थापन नहीं हो तो कार्य नहीं हुआ, उस बात का हम लोग खंडन करेंगे केस स्टडी में। तो केस 1 करते हैं हम सबसे पहले यहाँ तक में अगर कोई सवाल है तो कर लो। कार्य, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। W बराबर Fs cos थीटा। अदिश गुणनफल इसलिए लिया गया क्योंकि हमको कार्य का परिमाण चाहिए, परिणाम नहीं, परिमाण चाहिए, वैल्यू चाहिए, इसलिए। दूसरा चीज़ हम बताया, इसके मात्रक को, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो बल का जो मात्रक है वो न्यूटन SI में, विस्थापन का मीटर होता है, रेडियन होता है थीटा का। न्यूटन मीटर हो गया, इसका रिजल्ट निकल गया। और हिंदी में जब हम लिख रहे होते हैं एक साथ तो एक डैश लगा दिया जाता है, ये न्यूटन मीटर बता दिया, सही है ना, बीच में। मतलब न्यूटन मीटर मान लेते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर रहता है तो डैश लगा के सेंटीमीटर लिखते हैं, बटे में नहीं है, ये एक साथ लिखाएगा। तो 1 जूल को भी परिभाषित करेंगे तो न्यूटन गुने मीटर है, इसका मतलब है 1 न्यूटन का आप बल लगाते हो और विस्थापन आपको 1 मीटर देखने के लिए मिल जाए, तो 1 गुने 1 मीन्स 1, तो 1 जूल आपको कहेंगे।
ठीक है ना, 1 जूल बराबर न्यूटन गुने मीटर होगा। अब सवाल कर लो बाबू। आ जाता है, हाँ क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा। कार्य के लिए आपके पास एक एक चीज़ करेंगे अभी। जब वस्तु ए से, जब धक्का दिए वस्तु को तो ए से बी गया। अगर हम वस्तु को, केस स्टडी 1 ही मेरा यही है तो क्यों ना हम इसको एक साथ ही लेके चले, है ना। पहला केस 1 में देखो ध्यान से बाबू, ऑब्जेक्ट है ये। अब बोलोगे सर ऐसा ऑब्जेक्ट क्यों है, तुम इसको कैसा भी शक्ल दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया सरफेस और ये हो गया वस्तु। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए, अब वो चला गया पॉइंट बी पर। जब हम वस्तु को धक्का दिए, साहिल जैसा कि कहा, दे दिए वस्तु को इस तरफ से फोर्स, वस्तु खिसकते हुए पोजीशन ए से पोजीशन बी की ओर गई। यहाँ आ गया वस्तु धक्का देने के बाद, कोई तकलीफ। और ये जो विस्थापन हुआ है इनके बीच, अगर हम विस्थापन को एस से सूचित कर रहे हैं तो ये उनका विस्थापन है। या कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं यहाँ पर, ठीक। अब हम कैलकुलेट करेंगे कार्य कितना हुआ। सही बोल रहे हैं क्या, यही बात है ना तुम्हारा प्रश्न। हाँ है, तुम्हारा सवाल पहले ऐसे जाने का फिर आने का, तो पहले जाने का देख लेते हैं, फिर आने का तुम कर लेना, हम दोनों बात क्लियर कर देंगे। 2 मिनट दो ना हमको टाइम। जब आप ऐसे धक्का लगाए, वस्तु आगे गया, ये उसका विस्थापन है, और लगने वाला बल, बल क्या है, F। ये एक सदिश, ये भी सदिश, सही है यहाँ तक बाबू। हाँ, कार्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, Fs cos थीटा। अभी देखो, अगर ये फॉर्मूला मेरे पास नहीं है तो हम क्या बताएंगे। देखो बाबू, बल लगाए, वस्तु यहाँ से यहाँ हो गया, विस्थापन हो गया तो कार्य हुआ, हम ऐसे बोल करके चल दिए। सही, 9th क्लास में तुम मान गए। अभी बोले सर किस आधार पर आप कहेंगे कि कार्य हुआ है, तब वो आधार हम देंगे ना तुमको। अब आधार है वो Fs cos थीटा। हम जानते हैं कि कार्य W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। सही। अच्छा, केस 1 लिख करके हम क्या लिखेंगे, मान लिया कि वस्तु A है जिस पर F न्यूटन का बल लगाया, दिख रहा है, ये सब चीज़ नोट करना है। F न्यूटन का बल लगाया तो वस्तु कहाँ पहुँच जाती है, पोजीशन B पर पहुँच जाती है। वस्तु की स्थितियों के बीच का विस्थापन कितना है, S है, देख लो तुम यहाँ पे बाबू, S है। तो नियमतः क्या हो गया, कार्य इज इक्वल टू Fs cos थीटा। ठीक है, तो बल तो F ही है मेरा, विस्थापन तो S ही है मेरा। सही बोल रहे हैं। तो F और S के बीच बल, ये जो cos थीटा वर्ड है क्या ये cos थीटा आखिर, तो cos थीटा है F तथा S के बीच बना कोण। क्या बाबू, दोनों का दोनों, चाहे वो बल हो चाहे वो विस्थापन, दोनों सदिश राशि है ना, दोनों में दिशा का तो ज्ञान होगा ना। अब दोनों राशियां अगर सदिश हैं तो दोनों में दिशा एकदम क्लियर होगा, तो हम क्या नहीं बता सकते कि एक ऐसे गया होगा एक ऐसे गया होगा, तो दोनों के बीच का कोण बता सकते हैं या नहीं बता सकते, बता सकते हैं ना, सदिश होने के वजह से बता सकते हैं। बात समझ में आया। अब देखो सदिश होने के वजह से कितना कुछ क्लियर होगा यहाँ पर। अब ये बता रहा है कि बल लगा है इस दिशा में, विस्थापन ये इस दिशा में बल लगा बाबू, अब विस्थापन किस दिशा में हुआ है, इसी दिशा में विस्थापन भी है। अब बताओ दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री। 180 कहाँ है, देखो तुम चेक करो, इस दिशा में गया, हाँ, और दूसरा इस दिशा में चला गया। कोण तो तब बनता है ना जब दो रेखाओं के बीच का मुंह खुलता है। यहाँ मुंह खुला कहाँ, यहाँ तो ऐसे एक ही है। समझ पा रहे हो बात को। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब कार्य बराबर होगा Fs cos 0 डिग्री, कार्य बराबर होगा Fs, क्योंकि cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। इसीलिए वो जो टीचर अभी अभी गए यहाँ पर से, वो क्या बोल के चले गए कि कार्य हुआ है। उस बात का हम लोग खंडन किए कि कार्य क्यों हुआ है। क्यों कार्य हुआ, क्योंकि कार्य रेखा, बल लगाने वाली जो रेखा है वो, और जो विस्थापन रेखा है उनके बीच का कोण कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। इस बात का यहाँ पर खंडन हुआ था, W बराबर Fs। और ये जो कार्य मिला, ये प्लस में मिला है वैल्यू या माइनस में, प्लस में मिला है। इसी कार्य को शायद वो अभी बता करके गए होंगे, धनात्मक कार्य भी कहते हैं। कार्य का रिजल्ट क्या आया है, पॉजिटिव में, तो धनात्मक कार्य। बात समझ में आया। अब बताओ फिजिक्स कहाँ पर भारी है, ये भारी लगा आपको अभी वाला टॉपिक, नहीं। अब दूसरा वाला काम करने वाले हैं, इसीलिए उल्टा भी तो वो बोला है, तो उसका भी केस करना पड़ेगा ना। तो केस स्टडी नंबर 1 अगर समझ में आ गया है तो
केस स्टडी नंबर 2, केस 2, ऑब्जेक्ट सरफेस। सही है। अब साहिल जो है वो धक्का इधर से लगाया है, एफ इधर, तकलीफ। और वस्तु जो है जब धक्का इधर लगा रहा है वस्तु को, वस्तु कहाँ चली गई है, देख लो, ये बी पोजीशन, ए। बस समझ में आया। अब ऐसा कैसा हो सकता है भाई, हम वस्तु को ऐसे दे रहे हैं, एग्जाम्पल भी तो होना चाहिए ना सभी का। तो ये वाला एग्जाम्पल तो सभी को समझ में आ गया। कोई भारी सा बक्सा, आप उसको धक्का दे रहे हो, बक्सा उठ के यहाँ चला गया। ये वाला एग्जाम्पल, जब आप वस्तु को इधर दे रहे हो, वस्तु उल्टे हो रही है, ऐसा कब होता है, जब घर्षण बल आरोपित हो रहा हो साथ में सरफेस पर, तब ऐसा होता है। आपके लगाए गए बल के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा कार्य। देखो ना बाबू, तुम आगे की ओर कर रहे हो, ये पीछे की ओर आपको धकेल रहा है, यानी आपके बल लगाने की दिशा के विपरीत विस्थापन हो गया। तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना कि कार्य हुआ कि नहीं हुआ। अब वस्तु पे लगा रहे हो पूरा बल, वस्तु जो बल के घर्षण की वजह से इस ओर कोशिश कर रही है आपके विपरीत आने का। आप बल लगा रहे हो बल के विपरीत जाने का। अब इसको कैसे देखा जाए, चलिए इसको भी थोड़ा सा देखा जाए। फिर से वही कार्य बराबर क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। कोई तकलीफ है यहाँ पर, नहीं है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर एफ क्या है, एफ न्यूटन का बल लगाया। एस क्या है बाबू, वही विस्थापन। सही बाबू। थीटा कितना बना यहाँ पर, 180 डिग्री बना। कैसे, बल आप ऐसे लगाए, अब विस्थापन ऐसे हो गया, तो ये बल की रेखा और ये विस्थापन की रेखा, दोनों के बीच बनने वाला कोण 180 डिग्री। अगर दिख रहा हो तो ये है बल की दिशा, ये है विस्थापन की दिशा, और इनके बीच बनने वाला कोण 180। सही है, 180 डिग्री। मुबारक हो अगर आपको ये सब चीज़ दिख रहा है तो। कितने लोगों को बाबू यही सब चीज़ समझ में नहीं आता, आप बोलते हैं फिजिक्स भारी है। कैसे भारी है, मतलब कुछ डिफिकल्ट सा आए, डेरिवेशन तो मान सकते हैं, जो हम लोग को भी लगता था अपने टाइम में। ऐसा बात नहीं है कि आए और अचानक से वो पर लग गया और आप सीखने लगे, ऐसा तो होता नहीं है। 11th आदत पर भी डिपेंड करता है धीरे धीरे। लेकिन अब इतना सा बात अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ताज्जुब की बात है। एंगल समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर तो W बराबर एफ एस कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, और 180 पे कॉस मेरा माइनस में होता है, -1 हो जाता है। तो अब यहाँ पर कार्य क्या निकल कर आ जाएगा, कार्य हुआ या नहीं हुआ, हुआ, लेकिन विपरीत हुआ। इसको कौन सा कार्य बोलेंगे, ऋणात्मक कार्य। तो जो सर आपके बताकर गए 9th क्लास में, वो 11th में खंडन हो गया, ऋणात्मक कार्य है ना। जब आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो और वस्तु का विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो उसको ऋणात्मक कार्य बोलते हैं। सर क्यों बोलेंगे ऋणात्मक कार्य, वहाँ पर ना आप इस योग्य हैं कि आप पूछ सकें, इतना तो आप कैपेबल नहीं होते 9th में। लेकिन यहाँ है सर ऋणात्मक कार्य क्यों हुआ, वो आपको इसलिए हुआ बल की दिशा ऐसे है और विस्थापन उल्टा हो गया, तो एंगल बन गया 180 डिग्री। इस 180 की वजह से एफ एस कॉस थीटा में, कॉस थीटा की जगह पे क्या लगा देंगे 180, रिजल्ट क्या मिलेगा -1 माइनस एफ एस मिलेगा आपको कार्य। हो गया खंडन, दो बात का। तीसरा, ऊपर से गिराते हैं, नहीं केस होगा तो पूरे होगा, केस जम करके होगा तब ना कार्य का सही खंडन होगा। क्या सर सही बोल रहे हैं, यस सर, हाँ मैन, ओके मैन। तुम ऐड नहीं हो ना, एप्लीकेशन से ऐड हो क्या तुम, नहीं ना हो, तुम नोट करो, 5 मिनट का टाइम दिया तुमको, क्या वो तुम भी नोट करोगे, कर सकते हो 5 मिनट का, लेकिन टाइम देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे हम। 5 मिनट हम घड़ी देख कर, हम देख रहे हैं ना, और तरीके हम देख रहे हैं, आपके पास बस 5 मिनट का टाइम है, हो गया ख़त्म। क्या बाबू, अच्छा ठीक। अब यहाँ से तुमको बहुत सारा जवाब मिल गया। जैसे वह व्यक्ति जो कोई सामान टोकरी वगैरह इसे उठाता है, सर पर रखता है ना, वो व्यक्ति मान लेते हैं कि यहाँ पर कर्मवीर है, मान लेते हैं ना। अब वो जो कर्मवीर है वो टोकरी लिया हुआ है सर पर, सही है ना, ऐसे उठाया हुआ। अब इसके नहीं, इसके पीछे तुम एग्जामिन करो ना, क्या कार्य हुआ या इसके द्वारा नहीं हुआ कार्य। कर्मवीर बल लगाया किस दिशा में, ऊपर की ओर। इस टोकरी का विस्थापन भी किस दिशा में हुआ, ऊपर की ओर ना बाबू, पहले नीचे रखा हुआ था, नीचे से ऊपर गया। तो क्या कर्मवीर के द्वारा कोई कार्य हुआ,
हुआ। बल विस्थापन एक ही दिशा में, केस कौन सा? पहला वाला। पहला वाला में केस होता है तो कार्य हुआ या नहीं हुआ? यस हुआ। कैसे देखेंगे? बस तुमको बल और विस्थापन दोनों को देखना होगा। सही है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, यहां पर हम किसके द्वारा चेक किए? करमवीर के द्वारा कार्य हुआ या नहीं हुआ। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या पृथ्वी द्वारा, यानी पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है वो इस टोकरी पर कोई कार्य किया या नहीं किया। वो भी तो एक बल है ना, करमवीर तो लगाया ही बल। अब देखेंगे पृथ्वी का गुरुत्व बल इस पर काम किया कि नहीं किया। ध्यान से बाबू, इस टोकरी पर लगने वाला बल, गुरुत्व बल किस दिशा में है? तय। गुरुत्व बल बराबर क्या होगा? मास गुने जी, mg। जो त्वरण होता है वो ग्रेविटी के लिए g लिखाता है, स्मॉल g। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आता है तो बाबू 2 चैप्टर तक बर्दाश्त करो। चैप्टर नंबर 8 गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है हम लोगों को, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल 9th में इतना करके तो आए हैं। m × g, फोर्स बराबर होता है मास गुने एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुने त्वरण। होता है या नहीं होता? तो अब ये जो द्रव्यमान गुने त्वरण है वो सरल रेखीय गति के लिए होता है। सही बोल रहे हैं। अब सरल रेखीय गति के बारे में बात ही नहीं, यहाँ तो बात ऐसे हो रहा है कि आप किसी चीज़ को ऐसे उठाते हो तो आप तो लगा दिए बल ऐसे, अब विस्थापन भी हो गया ऊपर की ओर, तो विस्थापन और बल दोनों एक ही दिशा में हुआ। जब विस्थापन और बल दोनों एक ही दिशा में जब होता है तो कार्य धनात्मक होता है। वो करमवीर कर दिया काम, हम लोग देख चुके हैं अभी। अब बात ये देख रहे हैं कि उस टोकरी पर पृथ्वी के द्वारा कोई कार्य किया गया या नहीं किया गया। तो पृथ्वी उस टोकरी पर कौन सा बल लगाएगी? पहले बल ढूंढना पड़ेगा ना कार्य के लिए, बल गुने विस्थापन। तो पृथ्वी उस टोकरी पर कौन सा बल लगाएगी? गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण नहीं, गुरुत्व बल। तो पृथ्वी द्वारा लगा गुरुत्व बल जिसका फॉर्म है m गुने g। सही है। और विस्थापन किस दिशा में हो गया? कार्य बराबर क्या हो गया? बल गुने विस्थापन। सही है। और अगर बल गुने विस्थापन है तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा? इसका वाला मिलेगा क्या? एक बल नीचे की ओर, विस्थापन करमवीर के द्वारा लग रहा है, ऊपर की ओर विस्थापन हो गया टोकरी का। नीचे भार कहाँ से आया टोकरी में? पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण तो आया। तो बल नीचे की ओर लग रहा था उस टोकरी पर, करमवीर अपने ताकत के द्वारा उसको ऊपर की उठाया तो विस्थापन यहाँ हो गया। तो बल विस्थापन दोनों क्या हो गया? विपरीत। ये वाला केस बना, ऋणात्मक कार्य हुआ। सही बोल रहे हैं। हाँ, अगर ये टोकरी किस तरह से नीचे रखा हुआ रहता, सिर्फ वहीं पर, कोई आदमी नहीं है वहाँ पर, तो बल कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर, गुरुत्व बल। विस्थापन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, विस्थापन नहीं हुआ। तो बल और विस्थापन के बीच बनने वाला कोई एंगल, क्योंकि एक रेखा आप ऐसे देखो, ध्यान से समझो बाबू। एक बल नीचे की ओर लग रहा था जिसको हम बोल रहे हैं कौन सा बल? गुरुत्व बल। और विस्थापन के लिए जो टोकरी है वो वहीं पे पड़ा हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं। तो दोनों के बीच में कोई एंगल दिखा? नहीं दिख रहा, कोई एंगल नहीं, विस्थापन हुआ ही नहीं। ये केस होगा नंबर 3 कि कब कब कार्य नहीं होता है, कब कब कार्य नहीं हो सकते। देखो कब कब कार्य नहीं होंगे, इसको मिटा सकते हैं इस तरफ। हाँ, तो अगला केस नंबर 3 हम वही बनाने वाले हैं। क्या वो? ये अच्छा है, बड़ा अच्छा तौलिया। इससे क्या होता है ना, मिटाते हैं एकदम आसानी से, स्मूथली मिट रहा होता है, ईजी वे। गमछी नहीं है, टॉवेल है ये, बड़ा शानदार टॉवेल है, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो आराम करने के लिए भी मेरे लिए हो जाएगा। आजकल तो हर चीज़ को मल्टीटास्किंग होना चाहिए ना, ये भी मल्टीटास्किंग है। चलो आगे देखेंगे, टॉपिक लगाएंगे केस नंबर 3 के कार्य शून्य कब होंगे। सही टॉपिक है। अब किताब में ऐसे नहीं मिलेगा कार्य शून्य कब होंगे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस का मतलब एक फॉर्मूला, वो फार्मूला क्या था? Fs cos थीटा। उस फार्मूला का एनालिसिस कर रहे हैं और उन सारी बातों का खंडन कर रहे हैं जो 9th में अधूरा रह गया था। सही है ना? उन सब चीज़ों का। देखो कार्य कब कब शून्य होगा, क्योंकि फार्मूला है W = Fs cos थीटा। यही है ना बाबू कार्य। अब देखो कार्य 0 कब होगा? पहला, जब F यानी कि बल, पहले यहाँ से बाबू शून्य हो। पहला केस क्या बनेगा? जब बल शून्य हो। आप किसी वस्तु पर बल लगा ही नहीं रहे हैं और इस उम्मीद के सहारे बैठे हैं कि वस्तु में विस्थापन होगा,
और उसके साथ एक और उम्मीद लगा लिए हैं कि एफ और एस के बीच में कोण भी बनेगा, कॉस थीटा भी कुछ होगा, तो कार्य होगा। क्या ये संभव है? नहीं। बिना बल के कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इस वजह से एफ 0 अगर हो जाए, शून्य हो, तो 0 रख देंगे तो पूरे को 0 करेगा, तो कार्य मेरा क्या हो जाएगा? 0। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जब S यानी कि विस्थापन शून्य हो, साइंस इसकी सही परिभाषा देता है। साइंस बोलता है कि जब आप बल लगा रहे हो, अब बल के साथ साथ कोई विस्थापन ही ना हो रहा हो, तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। आपके द्वारा आप भले कितना थक गए हो, बहुत पसीना चल गया आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर विस्थापन नहीं है तो। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब यह हुआ कि S को यहाँ रख दो 0, फिर से पूरे के पूरे वैल्यू को क्या कर देगा? वो 0 बना देगा, और W आपको क्या मिल जाएगा? 0। उस फॉर्मूला का 2 एनालिसिस हो गया। तीसरा और सबसे ज़रूरी एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, सही है, और इस ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। किस बल से खींचेगी? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल खींच रही है ना अपनी ओर। गुरुत्व बल का वैल्यू क्या होता है? mg। अब पृथ्वी वस्तु को यूं खींचे, अब वस्तु जो है वो गुस्सा में इधर भाग रही हो, समझ गए ना बात को? पृथ्वी वस्तु को ऐसे खींचना चाह रही है, खींच रही है, जा क्या रही है? खींच रही है। अब वस्तु गुस्सा में इधर भाग रहा है। तकलीफ यहां तक? नहीं। तो ये हो गया वस्तु का क्या? विस्थापन। ये वस्तु की वो स्थिति है, इधर आ गई वस्तु, पॉइंट ए, पोजीशन ए से पोजीशन बी। अब बताओ कि इनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री हो गया, बोल सकते हैं। यहां हम कहेंगे कि अगर ये बल है F, गुरुत्व बल, बल यानी कि F, और ये विस्थापन है, तो हम लिख सकते हैं कि F तथा S के बीच कितना का कोण बना है बाबू? 90 डिग्री। तो कार्य कितना हुआ? W बराबर Fs cos थीटा, यानी Fs cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो कार्य फिर से हो गया 0। कार्य कब कब नहीं हो सकते हैं? तो उसके 3 कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, जब बल नहीं लगाया जा रहा हो। दूसरा, जब बल लगाया जा रहा हो, विस्थापन ना हो रहा हो। एक बड़ा सा पत्थर है, उसको जाके धक्का देना। दूसरा वाला एग्जाम्पल तुम ही बन गए। ये दूसरा वाला जो स्टेट है, ये तुम खुद बन जाओगे अगर दीवार पे तुम धक्का देना शुरू कर दो। क्या क्या बाबू? क्या चीज़ है? कार्य हुआ ना, पहले यहाँ से वहाँ भेजे, उसके लिए कार्य विस्थापन कैसे? ओहो, कार्य को तोड़ कर पढ़िए। यहाँ से वहाँ भेजे, ये कार्य हो गया। वहाँ से यहाँ लाए तो कार्य हुआ आपके पास। विस्थापन का कैलकुलेशन तुम समतल गति वाला विस्थापन पे जा रहे हो। तुम बात वहाँ लेकर के जा रहे हो कि जो सीधे रेखा में से चल रही है वहाँ तक गई, या फिर वहाँ से लौट गई, तो कुल विस्थापन कितना हुआ? कुल विस्थापन 0। कुल विस्थापन आपसे नहीं मांगा गया, आप अपना कार्य बताइए। बात समझ में आ रहा है? तो कार्य कितना हुआ? कार्य यहाँ से वहाँ के लिए विस्थापन, और फिर वहाँ से वहाँ के लिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आगे। तो अब 3 कंडीशंस मेरे पास हैं। पहला वाला कंडीशन कार्य को 0 करके, दूसरा विस्थापन को, तीसरा कार्य और विस्थापन के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री के साथ। सही है? एक टॉपिक हम लोग बहुत ही ज़्यादा गौर से पढ़े थे, वो था वृत्तीय गति। अगर ध्यान हो तो वृत्तीय गति पढ़े थे। इस वृत्तीय गति में हम देखे थे कि विस्थापन हर एक पॉइंट पर बदलता है। अगर ध्यान हो तो हर एक पॉइंट पर विस्थापन में इस दिशा के साथ, देखो ना, हर पॉइंट पे बार बार बदल रहा था ये चीज़। क्या बाबू? और यहाँ पर इन सभी पर एक बल होगा जो केंद्र की ओर कार्यरत होगा। उसको कौन सा बल बोला गया था? अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय बोला गया था ना, FC, याद अगर हो तो। सही है ना? अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति में गतिशील हो, ध्यान से, कोई वस्तु है जो वृत्तीय गति में गतिशील है, तो विस्थापन उसका हर पॉइंट पे बदल रहा है बाबू। उस वस्तु और वस्तु पर कौन सा बल लग रहा है? केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल। सही बोल रहे हैं? ये हो गया अभिकेंद्रीय बल, और ये कौन सा हो गया? विस्थापन। देखो यहाँ पे मैथ आ रहा है। ये कौन सा हो गया? विस्थापन। और ये क्या हो गया इसका? अभिकेंद्रीय बल।
अभिकेंद्रीय बल और विस्थापन के बीच कितना का कोण बना? अभिकेंद्रीय बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री का कोण बना? इतना सोच क्यों रहे हो? क्लास 9 में नहीं पढ़े हो? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का संबंध लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ पढ़े हुए, समझे? यहाँ भी पढ़े हैं और 10th में भी पढ़ कर आए होंगे। त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। अगर लंब है तो क्या कार्य हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो बाइक लेकर के तुम घुमाते रहो वृत्तीय गति में, बोलो कि कार्य हुआ सर, क्योंकि विस्थापन भी हो रहा है सर और अभिकेंद्रीय बल भी है। तो सर जवाब देंगे, सुनो गधे, बल और विस्थापन के बीच सदा कॉपी छूट गया था, देखो जाके वहां पे बाबू, जाओ उधर जाकर देखो, जाओ उधर जाकर देखो। हाँ, तो समझ में आ रहा है? तो अगर वृत्तीय गति में कोई पिंड गतिशील है और अगर वो ये कह रहा है कि हाँ हम कार्य कर रहे हैं क्योंकि हमको विस्थापन दिख रहा है, तो यहाँ पर कार्य क्या है? शून्य। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना? लिखना क्या है? कंडीशन तो यहाँ आपको दे ही दी है, लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं। कुछ कहा जाए? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर। नोट कर लो अगर कर रहे हो तो। और जो नहीं करना आप नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास है एलिमेंट्री। 3 केस स्टडी था इसका।